नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गिरते हुए रुपए की। आरबीआई कहां खड़ा हुआ है और बिल्डरों के हाथ पैर क्यों फूले, और सबसे बड़ी बात ये कि गिरते हुए रुपए का असर आपके जीवन, आपकी कमाई पर क्या पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो शामिल है। पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बगैर देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी अगर तनाव होता है, चाहे वो मिडल ईस्ट में, यूरोप में हो या अमेरिका ईरान के बीच, तो उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। और अभी जो हालात बने वो बिल्कुल उसी दिशा में चल रहे हैं। एक तरफ कच्चा तेल $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, जो पिछले कई महीनों का हाई लेवल है। दूसरी तरफ भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि रिकॉर्ड लो के बेहद करीब माना जा रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े हैं और इससे आम आदमी यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यही आंकड़े तय करते हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल कितना महंगा होगा, आपकी ईएमआई कितनी बढ़ेगी और आपके घर खरीदने का सपना कितना दूर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, यानी हम खुद तेल नहीं बनाते बल्कि बाहर से खरीदते हैं। और जब ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है, डॉलर खुद मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स करीब 98 के आसपास बना हुआ है, यानी दुनिया भर में डॉलर की मांग बढ़ रही है और बाकी करेंसी कमज़ोर हो रही है, जिसमें भारतीय रुपया भी शामिल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और आने वाले सालों में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। यानी अगर तेल महंगा रहेगा तो भारत पर दबाव लगातार बना रहेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी होती है तो भारत का इंपोर्ट बिल लगभग $15 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी तेल 120 से $125 तक पहुंचे तो सोचिए कितना बड़ा एक्स्ट्रा खर्च देश को उठाना पड़ेगा, और ये पैसा कहीं ना कहीं आपकी जेब से ही जाता है, टैक्स, महंगाई और बढ़ती कीमतों के जरिए। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव, खासकर मिडल ईस्ट में ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच जारी टकराव, जहां हर छोटी खबर भी तेल की कीमतों को ऊपर ले जा रही है, क्योंकि अगर सप्लाई में ज़रा भी खतरा होता है तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। इसी वजह से निवेशक तेल खरीदने लगते हैं और कीमतें तेजी से बढ़ती। दूसरी बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों यानी FII की बिकवाली। अप्रैल 2026 में करीब 15,000 करोड़ की निकासी हुई, और जब विदेशी इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए और कमज़ोर हो जाता है। तीसरा कारण है मजबूत डॉलर। जब अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करती है या वहाँ ब्याज दरें ज़्यादा रहती है तो निवेशक अपना पैसा उभरते बाजार में से निकाल कर अमेरिका में डालते हैं। इससे भारत जैसे देशों की करेंसी पर दबाव बढ़ जाता है। चौथा बड़ा कारण है ट्रेड डेफिसिट, यानी भारत जितना निर्यात करता है उससे ज़्यादा आयात करता है, खासकर तेल के कारण। और जब इम्पोर्ट बिल बढ़ता है तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे करेंसी और कमज़ोर हो जाती है। अब अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सीधा सा फॉर्मूला है, भारत ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहा है लेकिन कमा कम रहा है, इसलिए रुपया गिर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेल $125 के ऊपर लंबे समय तक बना रहता है तो भारत का चालू खाता घटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट GDP के 2% से ऊपर जा सकता है, जो कि एक चेतावनी संकेत माना जा रहा है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट भी बताती है कि रुपए पर दबाव लगातार बना हुआ, क्योंकि एक साथ कई फैक्टर काम कर रहे हैं: तेल, डॉलर, FII, आउटफ्लो और जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, जब रुपए कमज़ोर होता है तो सिर्फ तेल ही महंगा नहीं होता, बल्कि हर वो चीज़ महंगी हो जाती है जो हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, यहाँ तक कि कुछ खाने की चीज़ें, और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस स्थिति को लेकर सतर्क, और उसने हाल ही में बैंकों की नेट ओपन पोजीशन यानी NOP पर कैप लगाई, ताकि रुपए के खिलाफ सट्टेबाजी को रोका जा सके, क्योंकि ऑफशोर मार्केट यानी NDF में कई बड़े खिलाड़ी रुपए के खिलाफ दांव लगा रहे हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड भी अपनी रिपोर्ट्स में चेतावनी दे चुका है कि अगर तेल की कीमतें ऊंची रहती है और डॉलर मजबूत बना रहता है तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव आएगा, खासकर उन देशों पर जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है, जैसे हमारा देश भारत। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। पहले रुपए गिरता है, फिर तेल महंगा होता है, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और अंत में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। यानी ये एक चेन रिएक्शन है जो सीधे आपकी जेब पर वार करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, ये एक ट्रेंड है
जो अगर जारी रहा तो आने वाले महीनों में और बड़ा असर दिख सकता है। इसलिए अभी जो हालात दिख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआती हो सकते हैं। असल असर तब दिखेगा जब ये दबाव लंबे समय तक बना रहे। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, तेल महंगा, डॉलर मजबूत, विदेशी पैसा बाहर और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता हुआ, ये चारों मिलकर रुपए को नीचे धकेल रहे हैं। और जब रुपए गिरता है तो पूरी इकोनॉमी पर उसका असर पड़ता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खासकर आपके घर खरीदने के सपने पर कैसा पड़ेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधा और कड़वा जवाब है, सब कुछ महंगा होने वाला। और ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि सीधी सीधी इकोनॉमी की गणित है जो हर बार काम करती है। जैसे कि रुपए कमजोर होता है और कच्चा तेल महंगा होता है, उसका पहला और सबसे तेज असर दिखता है फ्यूल की कीमतों पर, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है। यानी अगर डॉलर महंगा और तेल महंगा तो डबल झटका। और यही वजह है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में तेल 125 के आसपास पहुंचा और रुपए कमजोर हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बनना तय है। अब भले ही सरकार टैक्स कम करके कुछ समय के लिए राहत दे दे, लेकिन लंबे समय में ये महंगाई पास ऑन होती ही है। और इसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी के पेट्रोल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। ट्रक महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, डिलीवरी महंगी और अंत में हर सामान महंगा। यानी आप दूध खरीदो, सब्जी खरीदो, ऑनलाइन ऑर्डर करो या बाहर खाना खाओ, हर जगह आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आंकड़े साफ कहते हैं कि फ्यूल इन्फ्लेशन का सीधा असर सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर पड़ता है। यानी जब फ्यूल महंगा होता है तो पूरी महंगाई बढ़ती है। और यही वजह जब भी तेल की कीमतें बढ़ती है तो कुछ हफ्तों के अंदर ही बाजार में चीजों के दाम ऊपर जाते दिखते हैं। अब थोड़ा डेटा समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पिछले आंकलनों के मुताबिक अगर तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होती है तो रिटेल महंगाई यानी सीपीआई में करीब 30 से 40 बेसिक पॉइंट तक का असर आ सकता है। यानी सीधे सीधे आपकी जेब पर पहुंचे। और यही वजह है कि जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई को मजबूरन ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती है ताकि पैसे का फ्लो कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, खासकर अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या लेने की सोच रहे हैं। आज के समय में भारत में ज़्यादातर होम लोन फ्लोटिंग रेट पर होते हैं। यानी जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बैंक आपकी ईएमआई या टेन्योर बढ़ा देते हैं। और इसका मतलब है कि आपका घर खरीदने का सपना और महंगा हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में जब भी महंगाई बढ़ी, बैंकों ने होम लोन रेट्स में 50 से 150 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की, जिससे लाखों लोगों की ईएमआई में हजारों रुपए का इजाफा हुआ। अब जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी सैलरी सीमित है, खर्च पहले से ही बढ़े हुए हैं और ऊपर से ईएमआई भी बढ़ जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगा? खर्च कट करेगा। और सबसे बड़ा खर्च कौन सा होता है? प्रॉपर्टी खरीदना। यानी लोग घर खरीदने का प्लान टाल देते हैं, डाउन पेमेंट रोक देते हैं या छोटे घर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा असर पड़ता है इंपोर्टेड गुड्स पर, क्योंकि रुपए कमज़ोर होने का मतलब है कि जो भी सामान बाहर से आता है वो महंगा हो जाता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप, टीवी, कार के पार्ट्स या इंडस्ट्रियल मशीन, सब कुछ महंगा। दोस्तों, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि रुपए में हर 1% गिरावट से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर की लागत 0.5 से 1% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और ये लागत आखिरकार ग्राहकों से ही वसूली जाती है। यही वजह है जब रुपए गिरता है तो कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाती हैं या फिर ऑफर्स और डिस्काउंट कम कर देती हैं, जिससे आम आदमी को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और अगर आप विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ाई की सोच रहे हैं तो वहाँ भी झटका तय है, क्योंकि डॉलर महंगा होने का मतलब है कि आपकी फीस, होटल, टिकट सब कुछ महंगा। यानी वही कोर्स जो पहले 20 लाख में हो रहा था अब 23 से 24 लाख तक पहुँच सकता है। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की कमजोरी का सीधा असर भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन दोनों पर पड़ता है, जिससे आर्थिक स्थिरता पर दबाव आता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की रियल इनकम घट जाती है। यानी आपकी सैलरी भले ही वही रहे, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। और यही असली समस्या है, क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी परचेजिंग पावर। और जब वही कमज़ोर हो जाती है तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बार बार चेतावनी देता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन एक खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है जो ग्रोथ को धीमा कर सकता है। अब अगर आप इसे एक लाइन में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, रुपए गिरा इज इक्वल टू तेल महंगा, इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट महंगा, इज इक्वल टू हर चीज़ महंगी, इज इक्वल टू ईएमआई महंगी, इज इक्वल टू आपकी जेब खाली। और यही वो चेन है जो धीरे धीरे हर घर तक पहुंचती है। और सबसे खतरनाक बात यह कि ये असर एकदम से नहीं आता,
बल्कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में घुसता है। पहले पेट्रोल महंगा, फिर सब्जी महंगी, फिर ईएमआई बढ़ी, फिर सेविंग खत्म, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका बजट पूरी तरह बिगड़ गया। तो साफ है कि ये सब इकनॉमी की खबर नहीं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हकीकत। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले महीनों में मिडिल क्लास के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इस बढ़ती महंगाई और गिरते रुपए का असर भारत के रियल एस्टेट मार्केट पर क्या पड़ेगा। क्या घरों की कीमतें गिरेंगी, क्या डिमांड खत्म हो जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है। दोस्तों, अब इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने वाला है या सिर्फ स्लो होने वाला है। और सच कहूँ तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। देखिए, आज की डेट में रियल एस्टेट मार्केट पहले से ही एक ट्रांजिशन फेज में, जहां एक तरफ कीमतें पिछले 2 से 3 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है, खासकर एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में, और दूसरी तरफ मिडिल क्लास की इनकम उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही, यानी अफोर्डेबिलिटी पहले ही दबाव में। ऊपर से अब अगर रुपए कमज़ोर हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और ईएमआई भी ऊपर जा रही है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन डिमांड को सीधे प्रभावित करता है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2026 में हाउसिंग डिमांड की ग्रोथ स्लो डाउन मोड में जा रही है, यानी सेल्स पूरी तरह गिर नहीं रही है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार बेहद कम हो रही है। और यही सबसे बड़ा संकेत है, इंडिकेटर है कि मार्केट में कॉशन आ चुका है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। पहले जो बायर जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहा था, वो अब वेट एंड वॉच मोड में आ गया, खासकर मिडिल क्लास बायर, क्योंकि उसके सामने दोहरी मार है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ महंगी ईएमआई। एनरॉक की एक रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में प्रॉपर्टी प्राइस कई शहरों में 10 से 20% तक बढ़ चुकी है, लेकिन उसी दौरान अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स खराब हुआ, यानी अब उतनी ही इनकम में घर खरीदना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स भी फंसते नजर आ रहे। जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉफिट के लिए एंट्री लेते थे, उन्हें अब एग्जिट नहीं मिल रहा, क्योंकि रीसेल डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही और एंड यूजर बायर हाई प्राइसेस और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से पीछे हट रहा है। तो दोस्तों, इसका सीधा असर बिल्डर पर पड़ता है। कैश फ्लो प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि नई बुकिंग कम होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ती रहती है, खासकर जब स्टील, सीमेंट और फ्यूल महंगा हो जाता है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 8 से 12% तक की बढ़ोतरी देखी, जिसका बड़ा कारण फ्यूल और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो बिल्डर्स के लिए मार्जिन मेंटेन करना बेहद मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या इससे क्रैश आ जाएगा। तो इसका जवाब है, अभी के हालात में फुल स्केल क्रैश की संभावना कम दिखती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कंट्रोल्ड सप्लाई। पिछले कुछ सालों में डेवलपर्स ने ओवर सप्लाई से सबक लिया। अब वो उतना ही लॉन्च कर रहे हैं जितनी डिमांड दिख रही है, यानी इन्वेंट्री बिल्डअप कम है, और यही चीज़ प्राइस को एकदम गिरने से बचाती है। दोस्तों, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर सिटीज़ में अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पिछले 5 साल के लॉवेस्ट लेवल के करीब है, जो मार्केट को कुशन देता है। दूसरी तरफ बड़ी वजह है लग्जरी सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग डिमांड, जहां मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है। वहीं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एफ्लुएंट बायर्स लगातार लग्जरी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, खासकर 1.5 करोड़ से ऊपर वाले सेगमेंट में, और यही सेगमेंट अभी मार्केट को सस्टेन कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में लग्जरी हाउसिंग सेल्स में 20 से 25% की ग्रोथ देखी, जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है, और ग्राउंड रियलिटी भी, कि मार्केट 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ लग्जरी बूम, लेकिन वहाँ भी अब धीरे धीरे स्लो डाउन दिख रहा है, और दूसरी तरफ अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में स्लो डाउन, और यही गैप आगे और बढ़ सकता है अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे बने रहते हैं। अब शॉर्ट टर्म यानी 2026 की बात करें तो साफ दिख रहा है कि ट्रांजैक्शंस स्लो हो सकती है, बुकिंग डिले हो सकती है, और प्राइस ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन शार्प गिरावट तभी आएगी जब डिमांड पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए, जो फिलहाल अनलाइकली लग रहा है। हालांकि कुछ माइक्रो मार्केट्स या ओवर प्राइस्ड प्रोजेक्ट में करेक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर जहां इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं और एंड यूज़र डिमांड कम है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी और आरबीआई का स्टैंस, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आरबीआई रेट्स हाइक कर सकता है,
और अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो रेट कट भी आ सकता है और यही चीज़ रियल एस्टेट साइकिल को आगे पुश या पुल करती है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन इस पूरे गेम में सबसे बड़ा रोल निभाती है। अब अगर आप एक बायर के नज़रिए से सोचें तो ये समय थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप एंड यूज़र हैं और लॉन्ग टर्म के लिए घर खरीद रहे हैं तो मार्केट में अभी क्रैश का इंतजार करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स स्लो हो सकते हैं और लिक्विडिटी का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यानी पिक्चर यही बताती है कि सिचुएशन क्रैश से ज़्यादा पोज है। मार्केट एक ब्रीथ ले रहा है, डिमांड रीसेट हो रही है और बायर कॉन्शियस हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा दबाव मिडिल क्लास पर है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है इन्फ्लेशन और ईएमआई के बदलाव के प्रति। और यही इस कहानी का असली पंच है। दोस्तों, ये सिर्फ तेल और रुपए की कहानी नहीं, ये आपकी सेविंग की कहानी, आपके घर के सपने की कहानी और आपकी ईएमआई की कहानी। क्योंकि जब खर्च बढ़ता है और इनकम उतनी नहीं बढ़ती तो सबसे पहले लोग बड़े फैसले टालते हैं और घर खरीदना सबसे बड़ा फैसला होता है। अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो आने वाले समय में साफ दिखेगा कि मिडिल क्लास वेट मोड में चला जाएगा और रियल एस्टेट स्लो डाउन मोड में। और यही वो साइलेंट इम्पैक्ट है जो हेडलाइंस में नहीं दिखता लेकिन ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा महसूस होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? रुपए की जो सिचुएशन है, विश्व भर में जो हालात बने हुए हैं, हॉर्मुज पर जो पाबंदियां लगी हुई है, उसकी वजह से तेल लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते तेल से महंगाई का दबाव भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और रियल एस्टेट मार्केट पर इसका असर तो साफ दिखना ही दिखना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।